हेलो हेलो एंड वेलकम बैक। पिछला लाइव सेशन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसमें मैंने बच्चों आपके सामने इस तरह से पैरेलल प्लेट देख रहे हो ना, यहाँ इसको कहते हैं पैरेलल प्लेन थिन फिल्म। मतलब एक थिन फिल्म है जिसकी एक ऊपरी सतह है, एक निचली सतह है और दोनों पैरेलल हैं। हालांकि ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, पर फिर भी हम इसको ऐसा मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो उसको जो हम लोगों ने मैथमेटिकली पूरा डील किया था, तो बच्चों मैंने आपके सामने आखिरी में ये दो फॉर्मूले रखे थे एक इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस के लिए। तो एक केस था जब हमारी रिफ्लेक्टेड केस के लिए हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए हम बात कर रहे हैं, ये पहला था। और अगर हम ट्रांसमिटेड की बात करें तो ये दूसरा फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हम इन्हीं बिंदुओं से अपनी बात शुरू करेंगे, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के इन्हीं पॉइंट से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि शो दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न so that the interference pattern interference pattern in transmitted and reflected rays are complement complementary to each अदर। ये दिखाइए कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है कहाँ पर, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड रेज में। और अगेन थिन फिल्म के लिए हो रहा है, तो थिन फिल्म मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसका फिजिकल मतलब क्या है इसको तो हम समझेंगे पहले इसका हम एक एक मैथमेटिकली इसको हम डील करके देख लेते हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिकल सेक्शन। पहले तो हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्टेड। तो हमने कहा था फॉर रिफ्लेक्टेड रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, यानी कि अगर मैं बताऊं आपको तो जो इस फार्मूले में आपकी लाइट आ रही है और लाइट इस तरह से जा रही टकरा करके, ये R1 और R2 रे हैं, दे आर द रिफ्लेक्टेड रेज। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पास ये सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, इस पे टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई R1, एक अंदर गई इसकी निचली सतह से टकराई, फिर बाहर निकली R2। तो ये दोनों जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि लाइट आई, इसके पार चली गई तो ये निकल गई T1, फिर अंदर टकराई, फिर एक और लाइट निकल गई T2। तो ये जो आपस में इंटरफेयर करेंगी वो ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस है। खास बात क्या है, क्योंकि यहाँ ये हवा है, हवा से इस कांच पे टकराई, इस सरफेस पे टकरा करके गई है, तो ये ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था। तो इस जो ये लाइट यहाँ से टकरा के गई है, इसमें λ/2 का एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टोक लॉ। लेकिन जो लाइट इससे टकरा के अंदर चली गई और बाहर चली गई, उसमें स्टोक लॉ अप्लाई नहीं होगा। जो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हुई, डेंस से डेंस की बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट हुई, वहाँ स्टोक लॉ हिसाब से कोई पार्ट डिफरेंस नहीं निकलेगा। और जो ट्रांसमिट हो जाती है उस पर तो स्टोक लॉ लगता नहीं है। तो स्टोक लॉ केवल एक बार लगेगा, रेयर से डेंसर टकरा करके वापस जाने की कंडीशन में लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्टेड केस में हमारा जो पार्ट डिफरेंस होगा वो λ/2 के एडिशन के साथ होगा। तो फॉर द रिफ्लेक्टेड रेज आपके पास इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस, इफेक्टिव इसलिए कह रहे क्योंकि इसमें हम स्टोक लॉ जोड़ करके बता रहे हैं। तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, Δx इज इक्वल टू 2μt cos r प्लस λ/2, ये हो जाएगा। ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या है, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, मैंने ऊपर के वीडियो में बताया है कि Δx अगर n लैम्डा होगा, अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है या फेज डिफरेंस 2n पाई होता है तो हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है। इसीलिए देखो अब यहाँ पर सारी जानकारी पार्ट डिफरेंस के टर्म में आ गई है। यानी कि आपके पास 2μt cos r प्लस λ/2, अगर ये वैल्यू n लैम्डा के बराबर होगी तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, है ना। आपने ये तो रखा, Δx की वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ हो जाएगा 2μt cos r और इधर ले जाओगे तो l लैम्डा माइनस λ/2। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर अगर λ/2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2n-1। और देखो ये कैसा है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या हो गई, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारी जो कंडीशन हो गई है वो कुछ इस तरह से हो गई है कि आपकी 2μt cos r, ये मैं लिख देता हूँ, 2μt cos r इज इक्वल टू 2n-1 λ/2, दैट इज द ऑड। तो ये
एक वैल्यू आ गई हमारे पास इस तरह से। दूसरा है डार्क के लिए क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2n+1 या -1, चलो 2n-1 लिख दे भाई, ऑड नंबर से मतलब है, प्लस माइनस से नहीं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, या अगर दिक्कत चलो 2n+1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2μt cos r प्लस λ/2 होता है। ये देखो यहाँ पर इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस ये है, आपने लिख दिया 2n इंटू λ/2 प्लस λ/2, क्या किया, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये λ/2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो बच्चों मिला क्या आपके पास फॉर्मूला आ गया 2μt cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होंगे, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, उनमें जो डार्क कंडीशन है उसमें राइट साइड में लैम्डा होगा, ब्राइट कंडीशन में 2n-1 λ/2 होगा। कुछ उल्टा सा मामला लग रहा है। चलिए अब हम ट्रांसमिटेड के केस में देखते हैं। आप देखते हैं किसके भी केस में, ट्रांसमिटेड के केस में। ट्रांसमिटेड के केस में जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा, इफेक्टिव पीडी होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2μt cos r। यहाँ पर हम λ/2 ऐड नहीं कर रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नो एप्लीकेबिलिटी, देयर इज़ नो नथिंग लाइक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर स्ट्रोक लॉ लगे। तो अब आप देखो यहाँ पर ब्राइट की कंडीशन क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन ये होगी कि डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो आपने लिख दिया 2μt cos r इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। ये एक वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास। डार्क के लिए क्या होता है, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 2n+1 λ/2 के बराबर होता है। तो आपने लिख दिया 2μt cos r, चूँकि ट्रांसमिटेड में ऐसा ही होता है, 2n+1 λ/2। और अब यहाँ आपको, मुझे लगता है आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2n+1 2n-1 अलग चीज़ें होती है, बेसिकली ऑड नंबर होता है। अब यहाँ पर खास बात देखो, खास बात ये देखोगे कि जो कंडीशन डार्क फ्रिंज की है वो कंडीशन ट्रांसमिटेड में ब्राइट की है। देखो राइट साइड में n लैम्डा है, लेफ्ट साइड में 2μt cos r है, यहाँ राइट साइड में n लैम्डा है, लेफ्ट साइड में 2μt cos r है। वैसे ही जो कंडीशन यहाँ ब्राइट की होती है वो देखो यहाँ डार्क की होगी। क्रॉस हो गया ना, मल्टीपल, मतलब ये एक तरह से क्रॉस कनेक्शन जैसा लग गया है। कि इसका फिजिकल मतलब ये है कि अगर आप रिफ्लेक्टेड में देखोगे तो आपको जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंजें दिखाई पड़ेंगी, ट्रांसमिटेड में वहाँ वहाँ डार्क फ्रिंजें दिखाई पड़ेंगी। लेट मी ड्रॉ दिस, मैं इसको कोशिश करता हूँ जल्दी से बना पाऊँ अगर। तो पहले तो हम यहाँ पर कुछ फ्रिंजे बना लेते हैं, जल्दी से हम कुछ फ्रिंजे बना लेते हैं। चलिए हम बना लेते हैं कुछ फ्रिंजे। तो ये जो लाइनें हैं ये हमारी फ्रिंजों की बाउंड्री है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है शायद जल्दी की वजह से, ये हमारी फ्रिंजें बन रही हैं, ठीक है, मतलब भर की बन गई। अब हम इनको 20 से बांट देते हैं, मतलब इनको पैटर्न बांट दिया 20 से। अच्छा, अब हम ऊपर वाला जो है ये जो ऊपर वाला है इसको रिफ्लेक्टेड के लिए बनाते हैं, इसको हम कह रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड के लिए है, और नीचे वाले को हम ट्रांसमिटेड के लिए कह रहे हैं। तो अब ऐसा हम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं वहाँ हमने इस तरह से शेड कर दिया। यहाँ ब्राइट बन रही है, ये ब्राइट बन रही है, जो हम ये स्केच कर रहे हैं ये ब्राइट फ्रिंजों को शो कर रहा है, ठीक है। और जहाँ बीच में स्केच नहीं कर रहे हैं वो खाली जगह है, वो डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में आप देख रहे हो ये जो ब्राइट कंडीशन है ये किसको फॉलो कर रही होंगी, ये इस शर्त को फॉलो कर रही होंगी। ये वहाँ बन रही जहाँ 2μt cos r 2n-1 λ/2 के बराबर है। अच्छा, डार्क में क्या होगा, ट्रांसमिटेड में क्या होगा, ट्रांसमिटेड में जहाँ ये कंडीशन 2n-1 होगा वहाँ क्या बनेगी, डार्क, तो यहाँ डार्क बनेगी। और ब्राइट बनेगी तो ट्रांसमिटेड में यहाँ ब्राइट बनेगी। ये देखो ब्राइट बन रही है, ये 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 ब्राइट बन रही है। क्या आप समझ रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। आप देखो जहाँ जहाँ आपकी डार्क फ्रिंजें बन रही हैं रिफ्लेक्टेड में, वहाँ वहाँ ब्राइट फ्रिंजों की स्थिति होती है ट्रांसमिटेड में। ऐसा लगता है कि अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, इस पूरे स्पेक्ट्रम को ऊपर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, पूरा स्पेक्ट्रम अगर यहाँ से कट के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, ये खाली जगह बीच के भर जाएंगी। मतलब अगर इसको हम यहाँ से हटा दें, जस्ट फॉर इंस्टेंट हमने यहाँ से इसको हटाया, इसको हटा दिया यहाँ से, ये सब हटा दिया यहाँ से, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। जैसे ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर भी
ब्राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्राइट हो जाएगा, यहाँ भी ब्राइट हो जाएगा, यहाँ भी ब्राइट हो जाएगा, सब ब्राइट हो जाएगा। यानी कि जो काली पट्टियाँ थी वो भी भर जाएंगी और एक यूनिफॉर्म ब्राइटनेस आ जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि अगर खाली पट्टियों को हम खालीपन कहें, तो जैसे ही हमने ये कुछ ऐसा था कि आपके पास इस तरह का था, इस तरह का एक पैटर्न है सपोज रिफ्लेक्टेड में, और ये हमारा पैटर्न है, ये वाला हाथ का पैटर्न है ट्रांसमिटेड का। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। तो जहां जहां यहाँ बीच में खाली था, डार्क था, वहां इसका भर गया। तो अब देखो ये दोनों पूरा हाथ कंप्लीट हो गया। अब ये हर चीज कंप्लीट, अब ये पूरक हो गया, इसलिए इसको पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, तो पूरक, जो पूर्ण हो, जो अधूरापन हो उसको पूरा कर दे। तो इस तरह से हम इनको अपोजिट नहीं कहेंगे। अपोजिट कहना थोड़ा सा हार्श हो जाता है। अपोजिट भाई किस लिए, दिस इज अ मोर गुड वर्ड कि आप इसे कह रहे हो कि ये पूरक हैं एक दूसरे के। तो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट जो होते हैं इस तरह में, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बच्चों एक हम और बात करते हैं। हमारी अगली बातचीत का हिस्सा होगा कि ये तो पैरेलल की बात थी। अगर हमारे पास पैरेलल की जगह पर क्या हो, अगर हमारे पास पैरेलल की जगह पे हो वेज शेप फिल्म हो, मतलब एक ऐसी ऐसी एयर ऐसा कुछ फिल्म हो जिससे मान लो एक ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक इस तरह का है, ये है ऐसा है कुछ यहाँ पर कि यहाँ पर इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लो लाइट आई, यहाँ पर नॉर्मल है इसका, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे गई, फिर यहाँ से होकर के इधर बाहर निकली, एक यहाँ से निकल चुकी थी तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी ज्योमेट्री जो है वो पैरेलल की कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर पहले केस था, पहले केस क्या था, दो लाइनें पैरेलल थी तो उनके बीच में एंगल कितना था, थीटा 0 था। लेकिन अब वहाँ पर थीटा कुछ नॉन जीरो है स्मॉल बट इट इज़ अ नॉन जीरो वैल्यू। नाउ व्हाट विल यू डू, अब इस केस में आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे अगर हमारे पास एक वेज शेप फिल्म है। और ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है क्योंकि पैरेलल उतना होना शायद बड़ी रियलिस्टिक कंडीशन नहीं थी। हाँ, एक वेज शेप जैसा होना ये हम प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं अपने सर्फेसेस के माध्यम से, तो दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकली अचीवेबल काइंड ऑफ थिंग। तो हमारे सामने ये है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब देखो बच्चों, इसका एक अच्छा खासा थ्योरी है, एक अच्छा खासा डेरिवेशन है, बट एज पर योर सिलेबस वी नीड टू जस्ट डिस्कस द क्वालिटेटिव डिस्कशन। हमें इसका सिर्फ क्वालिटेटिव डिस्कशन करना है। तो क्वालिटेटिव डिस्कशन जब करेंगे तो उसमें भी बड़ी हमारे पास सहूलियत है कि मान लीजिए हमारे पास ये जो हिस्सा है उसके बीच का ये जो पूरा हिस्सा है, ये एक ऐसा मीडियम है जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सपोज वहाँ मतलब अब ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये मान लिया होगा यहाँ पर कि मान लो इसको कैसे कहें, अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कांच की प्लेट है, जस्ट फॉर इंस्टेंट ये कांच की प्लेट है हमारे पास, और हमने इसके ऊपर एक लेंस रख दिया। ये हमारा एक लेंस रखा है, सपोज ये हमारा एक लेंस रखा है, और उसके बाद हमने पानी यहाँ पे टपका दिया। तो पानी टपका दिया तो पानी क्या हुआ, इन दोनों कांच की प्लेट में यहाँ भर गया और पानी जो है वो यहाँ पर भर गया। अब जब देखो ये जो पानी है, जो पर्पल कलर की जो स्ट्रक्चर है, इसका शेप क्या वेज शेप नहीं है क्या, ये इस तरह का नहीं दिख रहा है, इस तरह का वेज शेप जैसा है। तो यहाँ पर ये पानी की वेज शेप फिल्म बन गई। अगर हम पानी ना भी रखें तो भी यहाँ हवा होता, अगर जब पानी ना होता, मान लो हमने पानी हटा दिया, हमने कहा नहीं भाई, खाली हमने एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर, एक प्लेन ग्लास के ऊपर हमने खाली एक लेंस रख दिया, तो भी खाली जगह है ना, यहाँ एयर है, तो एयर भी किस टाइप की है, वेज शेप फिल्म, तो एयर फिल्म है वेज शेप की। तो इस तरह से हम वेज शेप फिल्म बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास सब कुछ थीटा, कैसे एडजस्ट करोगे, तो कंडीशन यही होती है, यहाँ λ/2 का एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा, वो सारा कुछ होगा। यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस आता है डेल्टा एक्स, वो क्या आता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा होता है, प्लस थीटा ये होगा। अब अगर इसमें रिफ्लेक्टेड में है तो λ/2 जोड़ो, नहीं है तो इसको मत जोड़ो, ये तो स्टोक लॉ की वजह से हुआ। खास बात आपको देखने वाली ये है कि यहाँ पर 2 म्यू टी कॉस आर, ये जो आप ले रहे हो वर्ड, इसमें आर जो था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके साथ थीटा जुड़ गया, यानी जो दो प्लेनों के बीच की दूरी है थीटा, ये आपने सीधे उसमें ऐड कर दिया। मैथमेटिकली ऐसे ही ऐड होता है। अगर वो लंबा चौड़ा प्रूफ कर दें हम, तो प्रूफ के बाद हम यही पाएंगे कि 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा हो जाता है। तो दिस इज समथिंग जो हम पाते हैं वेज शेप फिल्म के लिए। हमारे लिए वेज शेप फिल्म को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली हमें न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, हमें न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, और वो एक ऐसा
वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप यूज कर रहे हो थ्योरी में भी, जिसको आप यूज कर रहे हो प्रैक्टिकल में भी, और एक अंडरस्टैंडिंग, एक एप्लीकेशन की बेस पर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक है हमारे पास 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा के साथ जो आता है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, और हम बात करते हैं अपने उस एक्सपेरिमेंट की जिसके लिए हमें वेज शेप फिल्म की जानकारी समझनी पड़ेगी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट? सो नाउ अभी तो हम कम से कम इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। थ्योरी के बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे क्योंकि वो हमें अल्टीमेटली समझनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में कई सारी मिथ हैं, कई सारी बातें हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन ने उसको सबसे पहले इंटरफेरेंस की स्टडी करने के लिए इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और इस बारे में थोड़ा सा हम लोग ये कह सकते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं वो इस पर ज़्यादा सहमत है, क्योंकि न्यूटन के ज़माने में लेंस मेकिंग एक कला थी, लेंस को बनाना। और न्यूटन चूँकि टेलीस्कोप वगैरह भी बना रहे थे, और तो इसका मतलब वो लेंस मेकिंग उनको आती थी, वो उसमें एक तरह के एक्सपर्ट रहे होंगे। दूसरी बात ये था कि जब लेंस बनाया जाता है तो लेंस की सरफेस की फ्लैटनेस को हम कैसे चेक करें। आज तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंस बना सकते हैं। बट 1680, 1690, 1700 का जो ज़माना था, उस समय शायद इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी। अब हम शायद मैनुअल प्रोसेस ज़्यादा थे, जहाँ हाथ से रगड़ रगड़ करके कांच को लेंस का शेप दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में बात थी कि उसकी फ्लैटनेस कैसे चेक की जाए। तो न्यूटन वॉज अ वेरी ब्राइट माइंड, सो समहाउ उन्होंने देखा था कि कैसे सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर कुछ फ्रिंजें बनती हैं, और उनको इस बात का अंदाजा था कि ये इंटरफेरेंस की वजह से लाइट से रिलेटेड फिनोमिना है। तो वो क्या कर रहे होंगे, शायद अगेन हिस्टोरियंस के इसमें मत हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो इन 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 नए बनने वाले पैटर्न्स, उसको हम न्यूटन रिंग कहते हैं, उनको उनकी सहायता से उस लेंसेज की फ्लैटनेस को चेक कर रहे होंगे। तो शायद इसीलिए इसको हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। न्यूटन ने वो कराया था, और यहाँ पे पैटर्न सर्कुलर शेप का बनता है, इसलिए इसको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट हम कह रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होगे एग्जाम में या अपनी लैब में कैसे करते हो? लेट मी जस्ट ड्रॉ द बेसिक सर्किट। बेसिक सर्किट नहीं, बेसिक ब्लॉक अरेंजमेंट क्या है। सबसे पहले हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं, क्योंकि हम लाइट को देखना चाह रहे हैं, हम इंटरफेरेंस को देखना चाह रहे हैं, और इंटरफेरेंस सबसे अच्छे तरीके से तब दिखता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। तो हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, और येलो कलर की लाइट निकल रही, चूँकि ये हमारा एक सोडियम लैंप है। तो सोडियम लैंप से लाइट निकली, उसके सामने हमने एक लेंस रख दिया, लेंस के फोकस पे सोर्स रखा है, सो दैट कि जो भी लाइट रेज वहां से निकले वो इस तरह से पैरेलल हो जाए। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, उसके बाद आप वहां पर एक कांच की प्लेट लगा दे रहे हो, एक ऐसी कांच की प्लेट, ओहो जस्ट 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 ड्रॉ दिस। एक कांच की प्लेट आप ऐसे लगा दे रहे हो, एक इस तरह कांच की प्लेट, यूनिफॉर्म थिकनेस की है ये प्लेट, इस तरह की कांच की प्लेट, कुछ इस तरह से कि वो इन रेज के साथ एकदम 45 डिग्री पर हो। ये जो एंगल हो ना, ये 45 का होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ लाइट तो इस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना, कुछ लाइट इस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगी। जो ट्रांसमिट हो जा रही है उसको हो जाने दो, हम कुछ नहीं कर सकते, वो लाइट जा रही है। लेकिन कुछ लाइट क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। से एक ये रिफ्लेक्ट हो गई, एक ये रिफ्लेक्ट हो गई, एक ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रिफ्लेक्ट हो रही, अब जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, इनको हम कहाँ भेज रहे हैं, इनको हमने एक ग्लास प्लेट की तरफ टारगेट कर दिया। हमने ग्लास प्लेट की कुछ थिकनेस रखी, और इसके सामने हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है। ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है इस तरह से इस ग्लास प्लेट को टच करके ऐसे जा रहा है, इस तरह का है। अब क्या होती है, लाइट जब गिर रही है तो लाइट सीधे जाएगी, एक तो लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने गिराई है सरफेस पर, और कुछ लाइट जो यहाँ नीचे से जा करके रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही और भी लाइट होगी, कुछ लाइट ऐसी होगी जो यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही, और फिर नीचे जाके इस देखो, ये जो एयर फिल्म है, यहाँ सबसे नीचे देखो, यहाँ जो वेज शेप की एयर फिल्म बन रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ ये वेज शेप की एयर फिल्म हो रही है। तो अभी तो मेरा ग्लास प्लेट खाली इतना बड़ा था कि ग्लास प्लेट को हम और आगे बढ़ा
बढ़ा दें, इस ग्लास प्लेट को ऐसे आगे बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ा दें, सोचेंगे यहाँ से भी लाइट निकल के इस तरह से जा रही है, तो लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो नीचे का मिरर है, जो ग्लास प्लेट का अरेंजमेंट है, ये इस लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट ऊपर जा रही है इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई थी, पहले नीचे की तरफ आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर के ये सीधे चली गई, इस तरह से चली गई, कांच है पार कर गई लाइट। अब यहाँ पर हमने एक टेलीस्कोप लगा दिया, एक टेलीस्कोप हमने यहाँ पर रख दिया, ये हमारा टेलीस्कोप है। और इस टेलीस्कोप ने क्या किया, ये जो लाइट जा रही है, ये जो लाइट जा रही है आपस में, ये इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेयर होने की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से हमें यहाँ पर कुछ सर्कुलर पैटर्न दिखाई पड़ेगा। और जो सर्कुलर पैटर्न दिखाई पड़ेगा वो सर्कुलर पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, उसका सेंटर होगा पूरा डार्क और उसके बाद उसके चारों तरफ इस तरह से कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई पड़ेंगी जिनको कि हम न्यूटन रिंग कहते हैं। इन न्यूटन रिंग की आप कुछ खास बात देखो। पहली बात देखो, इस पिक्चर को देखो, इसमें सेंटर तो डार्क है ना, सेंटर इसका डार्क है। दूसरा, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जा रहे हो वैसे वैसे जो रिंग्स हैं ये पास पास आती जा रही है, इन रिंगों के बीच की दूरी जो है वो घटती जा रही है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि जो डायमीटर होता है nth रिंग का, अगर वो ब्राइट है तो उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, और अगर डायमीटर ले रहे हो nth रिंग की जो कि डार्क है उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट द डार्क फ्रिंजेस आर प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर, प्रूव दैट द ब्राइट फ्रिंजेस आर प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर। एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है डिराइव द रिलेशन फॉर वेवलेंथ by that can be derived with the help of न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग की सहायता से अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है इस लाइट सोर्स की, कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, उसको आप निकाल सकते हो। अलावा उसके कुछ और एप्लीकेशंस क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट हाउ विल यू चेक द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। ओके, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट हाउ विल यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड। एक ऐसा लिक्विड जो अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, सपोज शहद है, सपोज पानी है, पेट्रोल है, केरोसिन है, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो जो ट्रांसपेरेंट हो, अच्छा ट्रांसपेरेंट हो। तो हमारे पास सवाल ये है कि उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे 4 सवाल बढ़िया बनते हैं। पहला तो ब्राइट रिंग और डार्क रिंग की डायमीटर के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन। दूसरा है वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करोगे, ये क्वेश्चन। तीसरा है फ्लैटनेस कैसे चेक करोगे। चौथा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेक करोगे। इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो तो इसी लैम्डा के फॉर्मूले से ही आ सकता है। तो इस तरह से 4 बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, उनके एप्लीकेशन वाले पार्ट हैं। तो अगर मैं बात करूं आगे, मैं बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में इतना ही सिलेबस है। अगर हम बात करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिक्स का सिलेबस नहीं, इंटरफेरेंस से सेक्शन केवल जुड़ता है। लेकिन AKTU RGPV और पुणे यूनिवर्सिटी में हम इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन की तरफ भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स लगाते हुए जाएंगे। न्यूमेरिकल हम अलग नहीं छोड़ेंगे, न्यूमेरिकल हम करते जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सो दैट वी गेट अ कंप्लीट सीरीज, हर चीज़ कंप्लीट होती हुई जाए। सो दैट अगर आपकी जब कॉलेज खुले, आपके ITs होनी शुरू हो जाएं, इंटरनल टेस्ट शुरू हो जाएं, तो आपको पूरा सिलेबस वहाँ पर आपके पास मेंटेन होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और हम न्यूटन रिंग की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके साथ जो सवाल बताएं उनको भी जवाब कर देंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।